मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। अपने इसी आज के विचार के साथ मैं नीतू गर्ग, प्रवक्ता इतिहास, अपने सभी साथी सहयोगी अध्यापकगण, अभिभावकगण और हमारे प्यारे बच्चों का हमारे अपने चैनल लर्न एट होम विद नीतू गर्ग पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12वीं का अध्याय 2 पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि आप जो पोशाक देख रहे हैं ये किसकी है? किसी राजा की? राइट। बस इसी के साथ हम आज अपना पाठ नंबर 2 क्लास 12वीं राजा, किसान और नगर, इससे शुरू करेंगे। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, हम इसके बारे में भी जानेंगे। और समय रहेगा 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, और ये हमारे इस चैप्टर का भाग 1 है। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो निकल कर आएंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक का राजवंश, कौन कौन से राजवंश थे? महाजनपदों या जनपदों से आप क्या समझते हैं, उनकी विशेषताएं, और 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां, और उन सबसे ऊपर सबसे शक्तिशाली उभरने वाला राजवंश जो था महाजनपद मगध, उसके उभरने के कारण। तो बढ़ते हैं आगे। हमने बात की थी कि 1900 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के अंत के प्रमाण स्पष्ट दिखने लगे थे। 1900 ईस्वी पूर्व, मैं 1900 ईस्वी की बात नहीं कर रही हूँ, 1900 ईस्वी पूर्व। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व और 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में क्या हुआ? यह वो समय था जब हमने देखा कि आर्यों का आगमन हो चुका है और ऋग्वेदों का लेखन हुआ। कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई, स्पेशली उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में चरवाहा बस्तियां, वे चरवाहे जो पशुओं के सहारे घूम घूम कर अपने जीवन का यापन करते हैं। और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी हमारे सामने आते हैं। फिर उसके बाद समय आता है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी का। ये वही समय है जिसे हम आज के लेसन में पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस समय का निर्धारण कैसे करते हैं। जैसे कि अब 600 ईस्वी पूर्व यानी कि 1 ईसा पूर्व से 600 साल पहले और 600 साल बाद के दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या निकल कर आएगा? 1200 वर्ष। अगर मैं आपसे कहूं कि 600 ईस्वी पूर्व आज से कितने साल पहले थी, तो अब के 2000 और 600 पिछले जोड़ दीजिए, हम नेचुरली कह सकते हैं कि 2600 साल पहले। समय का निर्धारण ऐसे ही करना होता है। 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी दोनों को प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 1200 वर्ष का समय। हम इस समय को इस लेसन के अंदर कवर करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के 1500 साल मध्य यानी कि 1900 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक हमने देखा आर्यों का आगमन, ऋग्वेदों की रचना, महाजनपदों की स्थापना, महाजनपदों का उत्थान, हम ये सारा कुछ पढ़ते चलेंगे। 600 ईस्वी पूर्व में एग्जैक्टली वो समय जिससे हमारा लेसन शुरू हो रहा है, 600 ईस्वी पूर्व आरंभिक नगरों का उत्थान हुआ, लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा, सिक्कों का विकास हुआ, और हिंदू धर्म की जगह अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की विचारधाराओं का प्रचार भी बढ़ने लगा, प्रचार प्रसार। और 16 महाजनपद का उत्थान हुआ, महाजनपदों का, और उस सब में
मगध महाजनपद सबसे ऊपर आ गया। और इसके अलावा हम भिन्न भिन्न राजवंशों की बात भी इसमें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्यक वंश की। हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। हम ये, क्योंकि बच्चे ये बिल्कुल क्लियर है कि जब तक अपने माइंड में इनको सेट नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी प्राचीन इतिहास के बारे में आगे विस्तार नहीं कर पाएंगे। सेट कर लीजिए कि सबसे पहला वंश हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। इसके दो सबसे प्रसिद्ध शासक बिंबिसार और अजातशत्रु भी बोलते हैं, जातशत्रु भी कहते हैं। उसके बाद शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 364 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग और कालाशोक इसके दो प्रमुख राजे। फिर है नंद वंश, ये तो आपने कई बार नाटकों में भी देखा होगा। इसकी स्थापना महापदम नंद ने की थी और इसका अंत हुआ था धनानंद पे, जब धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की नींव रखते हैं। लीजिए, मौर्य वंश आ गया 221 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य, इस लेसन में हम इनको काफी कवर करेंगे। उनके पुत्र बिंदुसार, और भारतीय के प्राचीन इतिहास में बहुत ही महान, सबसे महान कहे जाने वाले शासक अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम शुंग वंश 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व, पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद कनर वंश 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व, वासुदेव इसका प्रमुख शासक था। उसके बाद चेत वंश, इसको चेती वंश भी कहते हैं, ये उड़ीसा के खारवाल शासक की इतिहास को बताते हैं। और फिर है सातवाहन वंश, सिमुख, गौतमी पुत्र सातकानी, ये दो प्रमुख शासक। गौतमी पुत्र सातकानी के बारे में हम कई लेसनों में पढ़ेंगे। फिर पांड्य, इसके प्रमुख शासक नेडू जेलियान, चोल के करिकाल, चोल शासक। फिर चेर, इन्हें हम केरल पुत्र के नाम से भी जानते हैं, उद्यन जेरल और सेनो गुत्तुवन। फिर यवन, यवन में हिंद यूनानी शासक मेनांडर, शक पार्थियन, राजुल और रुद्रदमन। पार्थियाई शासक, जिनको पहलव के नाम से भी पार्थियाई को, इनके जो सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है अक्षय बुरा गेंदोफिरनस। कुषाण शासकों का समय रहा है 165 ईस्वी पूर्व से 210। कैडफिस प्रथम, कैडफिस द्वितीय, और जिसे दूसरा अशोक के नाम से जाना जाता है कनिष्क, सबसे कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध शासक। फिर है गुप्त काल, जिसे भारत का गोल्डन पीरियड, सुनहरी युग भी कहा जाता है, 240वीं से हम देखिए आगे आ चुके हैं। यहाँ कुषाणों में हमने ईस्वी पूर्व पार करके हम ईस्वी में पहुंच चुके हैं। और गुप्त काल में 240 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिसने इसकी स्थापना की गुप्त काल की, और इसका सबसे प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त, उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही गुप्त कालों के बाद हर्षवर्धन का आना, और इस तरह से हम इन अगर राजाओं को, इन राजवंशों को याद कर लेते हैं तो प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए हमारी नींव तैयार हो जाती है। फिर हम अपने लेसन को शुरू करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हुआ कुछ इस प्रकार से कि 1830 के दशक में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला, अर्थात उन्हें पढ़ डाला, और पाया कि ज्यादातर सिक्कों और अभिलेखों पर पियदस्सी, पियदस्सी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति, जिसका मुख सुंदर हो वाला राजा, देवना पिया अर्थात देवताओं का प्रिय, या अनेकों बार अशोक नाम भी लिखा हुआ था। अर्थात उस समय एक रिवाज था कि राजाओं को, शासकों को उनकी उपाधियों से बुलाया जाता था। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व एक परिवर्तनकारी काल था। कैसे? राज्यों और नगरों का विकास हुआ, लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा। अब लोग अपने हथियार, औजार, घरेलू सामान लोहे का बनाने लगे। सिक्कों का विकास हुआ,
जनपदों से महाजनपदों का बनना, और महाजनपदों में भी वैसे तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों में बहुत सारे अलग अलग महाजनपदों के नाम लिखे गए हैं, लेकिन दोनों ही ग्रंथों में वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती जैसे नाम मिलते हैं। अर्थात ये स्पष्ट है कि ये, और साथ में मगध, कि ये सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते थे। फिर उस समय जनपद था क्या, मतलब एक ऐसा भूखंड होता था जिस पर कोई कबीला, कोई जनजाति, कोई कुल आकर बस जाता था और उस एरिया को अपना शासन का दायरा बना लेता था। धीरे धीरे जनपद महाजनपदों में चेंज हो गए, बड़े बड़े राजे बन गए ये। अब महाजनपदों की अगर हम आम विशेषताओं की बात करें तो ये या तो एक राजा का शासन होता था जैसे मगध में था, या फिर ओलिगार्की होता था। ओलिगार्की में क्या होता था कि शासन करने के लिए शासक एक नहीं बल्कि कई होते थे, कई राजे मिलकर समूह शासन करते थे। अब भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध भी कुछ ऐसे ही समूह शासन वाले गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की भांति ही कुछ अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण यानी कि बहुत सारे राजे मिलकर सामूहिक नियंत्रण रखते थे। वज्जी एक क्या था, जनसंघ था, एक गण था, संघ था, यानी कि कुछ लोगों, राजाओं के द्वारा किया जाने वाला शासन था। प्रत्येक जनपद की एक राजधानी होती थी, अमूमन उसकी किलेबंदी भी की जाती थी। सेना और नौकरशाही के लिए आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता पड़ती थी। अब अगर एक राजा को अपनी सेना को स्टेबल करने के लिए, नौकरशाही के तनख्वाहें, वेतन देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आर्थिक स्रोत अर्थात पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए वो आमतौर पर भू राजस्व अर्थात किसानों पर कर लगाते थे, व्यापारियों पर कर लगाते थे। अगर इतना भी पूरा नहीं होता था तो पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके उनकी संपत्ति, उनके धन को छीन लेते थे। ये भी उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा साधन, एक जरिया था। लेखों के अध्ययन, ये कुछ टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर 2 नंबर की या कई बार 1 नंबर की भी आ जाती है, और कई बार ये हमारे क्वेश्चन को मजबूती भी प्रदान करती हैं। वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि अभिलेख शास्त्र क्या है। अभिलेख क्या है कि किसी भी चट्टानों पर जो भी खुदवा कर लिखा जाता है या लिखवाया जाता था हमारे प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा, उन्हें अभिलेख कहा जाता था, और उनके पढ़ने की विधि के, उनके अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता था। फिर है जनपद, एक ऐसा भूखंड जहां पर कोई जन मतलब लोग, कुल या कबीला या जनजाति भी हो सकती है, वो अपना पैर रखते थे। जन जमा पद, पद मतलब पैर, तो और वही बस जाते थे। तो इसीलिए मुख्य रूप से प्राकृतिक और संस्कृत शब्द में जनपद का वर्णन मिलता है। फिर है ओलिगार्की, हिंदी में से समूह शासन कहेंगे, जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। आपने पिछले वर्ष जब रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा था तब भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, हालांकि इसका नाम अलग था। फिर हम बात करेंगे 16 महाजनपदों की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। महाजनपद और देकर उसकी राजधानी पूछी जाएगी, या राजधानी देकर उसके महाजनपद का नाम। अंग की चंपा, मगध की राजगाह पाटलिपुत्र, वज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनारा पावा, कौशल की श्रावस्तु, वत्स, कौशाम्बी, चेदी या चेत में बताया था आपको, सुप्तिमती, काशी, वाराणसी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछतर और काम्पिल्य, सुरसेन, मथुरा, मत्स्य, विराटनगर, अवंती, उज्जैन, अस्मक, पोतन है ये, और गंधार, तक्षशिला, कंबोज, राजौरी। अब 16 महाजनपदों में मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब हम कह रहे थे आज क्या पढ़ेंगे, कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद उभर कर आता है वो है मगध। यहाँ से हमें अक्सर एक 4 नंबर का प्रश्न बड़ा आ जाता है कि 6ठी से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व लगभग 2 मगध सबसे शक्तिशाली बनकर रहा है। और आज का बिहार और झारखंड इसमें कवर होता है।
कारण क्या थे कि मगध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महाजनपद बनकर सामने आया। एक तो यह था कि यहाँ पर जो जमीन थी वो बहुत उपजाऊ थी और खेती अमूमन अच्छी होती थी। दूसरा, यहाँ पर लोहे की खदानें थी, आधुनिक झारखंड वो आसानी से उपलब्ध थी, उससे हम हथियार, औजार, उपकरण वगैरह बनाना बहुत ही सरल था। तीसरा है जंगली हाथियों की उपलब्धता। यहाँ पर जंगली क्षेत्रों में हाथी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे और सेना का एक महत्वपूर्ण अंग भी थे। कैसे? क्योंकि हाथी जो हैं वो किले की दीवारें तोड़ने के बहुत काम आते हैं, सत्ता का प्रतीक भी होते हैं। और इस एरिया में जो नदियां बहती थी वो गंगा और उसकी सहायक नदियां थी, और ये नदियां जो थी आवागमन के लिए बेहद सुलभ थी, सस्ती पड़ती थी, और इसीलिए व्यापार, आना जाना इनके जरिए ही किया जाता था। उसके बाद है कि सबसे ज्यादा बड़ी बात है ये कि किसी भी महाजनपद के सफलता के पीछे होता है किसी महत्वाकांक्षी नायक का होना, और मगध महाजनपद को एक के बाद एक शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी, वीर योद्धा शासक मिलते चले गए। चाहे फिर वे बिंबिसार, अजात शत्रु हो, या फिर महापद्म नंद जैसा महान शासक हो, या फिर पूरे भारत में अपनी छाप छोड़ने वाले चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक, ऐसे महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध महाजनपद को अपने शिखर पर, सफलताओं के शिखर पर पहुंचा दिया था। इसके अलावा प्रारंभ में मगध महाजनपद, मैं बता चुकी हूँ 2-3 बार कि मगध महाजनपद आज के आधुनिक बिहार और झारखंड के एरिया को कवर करता था। इसकी पहली प्राचीन राजधानी का नाम राजगाह था। ये राजगीर का प्राकृतिक नाम है, राजगीर का, और ये मगध की राजधानी थी। और राजगाह का अर्थ होता है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था, एक किलेबंद शहर था, और इसी के लिए भी यहाँ पर आक्रमण करना आसान नहीं था। और 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में यहाँ पर राजधानी बनाई गई पाटलिपुत्र, जो आज आधुनिक पटना है, वहां पर। और गंगा नदी के रास्ते आवागमन के मार्ग में इसका बहुत बड़ा रोल था। तो इतनी महत्वपूर्ण राजधानियां चुनना भी इसकी सफलता के पीछे एक बड़ा कारण था। तो इसके साथ ही हम आज के अपने टॉपिक को खत्म करना चाहेंगे, और जल्द ही आपके साथ भाग 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।